वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के सेशन में सबसे पहले मैंने आपके सामने कुछ रूट वर्ड्स को पेश किया है। सबसे पहले आप इनका एनालिसिस करिए और जब ये याद हो जाए ना तो इन्हीं की हेल्प से हम वर्ड्स को बना सकते हैं। बना सकते हैं मतलब बने होते हैं, अक्सर हमें लर्न करने होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए जो गायने वर्ड है, गायने को यूज करते हैं हम वुमेन के लिए और ये ग्रीक रूट वर्ड है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो गायने का मीन होता है विमेन। ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिशियन जब हमने पढ़ा था तब हमने इस वर्ड को पढ़ा था। ठीक है, और ये एक लैटिन रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मिडवाइफ। उसके बाद आता है हमारा पैडोज। पैडोज एक ग्रीक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है चाइल्ड। ठीक है, अब इसके बाद आता है पेडिस। पेडिस भी हमारा रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फुट। फुट क्या? पैर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है एगोगोस। एगोगोस का मीनिंग होता है लीडिंग या लीडर, लीड करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोस। डेमोस का मीनिंग होता है पीपल, यानी बहुत सारे लोग। डर्मा, डर्मा एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्किन। ठीक है, याद रखिएगा, अभी जब हम मेन वर्ड्स पढ़ेंगे ना वहां इनकी जरूरत लगेगी। उसके बाद आता है हाइपोज। हाइपोज का मीनिंग होता है अंडर। ठीक है, हाइपोज का मीनिंग होता है अंडर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑप्थेल्मोस। ये सभी रूट वर्ड्स हैं। ठीक है, ये सभी रूट वर्ड्स हैं। अभी इनसे जो वर्ड क्रिएट होंगे ना उनको हम पढ़ेंगे एक्चुअली में। तो यहां तो हम रूट्स को डिस्कस कर रहे हैं मीनिंग के साथ में। ऑप्थेल्मोस का मीनिंग होता है आई, आंख। ऑक्यूलस, ऑक्यूलस एक रूट वर्ड है हमारा जिसका भी मीनिंग होता है आई। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी आगे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनोज। मोनोज का मीनिंग होता है वन। ठीक है, अभी इसी से मोनो बनेगा तो आप समझेंगे। नेक्स्ट रूट है हमारा बाई। बाई मीन होता है टू, बी आई बाई है। आइशियन, इसका मीनिंग होता है एक्सपर्ट। ठीक है, ये भी रूट वर्ड है। ऑप्सिस और ऑप्टिकोस ये दोनों रूट वर्ड हैं जिनका मीनिंग होता है विजन या साइट, दृश्य जिसको कहते हैं। अगला वर्ड है हमारा मेट्रॉन। मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजरमेंट। ठीक, ये सभी रूट वर्ड्स हैं। हो सकता है कुछ ग्रीक के रहे हो, कुछ लैटिन के रहे हो, कुछ फ्रेंच के रहे हो। तो ये सभी रूट वर्ड्स थे जिनका मीनिंग हमने डिस्कस किया है। अब इनसे जो वर्ड क्रिएट होते हैं ना उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला वर्ड है हमारा गायनेकोलॉजिस्ट। क्या है? गायनेकोलॉजिस्ट। सबसे पहले तो आप स्पेलिंग ही देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, पूछी जाती है। गायने की स्पेलिंग आप जरूर देखिएगा, GYNAE होता है, ना कि GYNE होता है। हालांकि इसके रूट वर्ड में तो GYNE ही होता है, लेकिन जब इससे वर्ड बनता है ना तब GYNAE लगाकर ही वर्ड करेक्ट होता है। पुरानी जो बुक है नॉर्मल लिविस की, उसमें मैंने देखा है GYNE ही दिया है गायनेकोलॉजिस्ट में, तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जो ब्रिटिश स्पेलिंग होती है वो GYNAE ही करेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि GYNE करेक्ट नहीं होता, लेकिन वो अमेरिकन वर्जन में, नॉर्थ अमेरिकन वर्जन में वो करेक्ट होता है। और हमें क्या फॉलो करना होता है? ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करना होता है। इसीलिए हम जब भी स्पेलिंग लिखेंगे ना GYNAE को ही प्रियोरिटी देंगे। इज इट क्लियर जी? अब देखो, तो जो गायनेकोलॉजिस्ट वर्ड है ना वो बना है गायने से, और गायने हमने ऊपर पढ़ लिया है। गायने का मीन होता है विमेन। और लॉजिस्ट IST मैंने परसों की वीडियो में बताया था कि जो IST होता है ना उसका मतलब होता है पर्सन हु, यानी ये जो IST है ना ये नाउन सफिक्स है। जब IST लग जाता है तो इसका मतलब होता है किसी पर्सन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये सफिक्स है। और कौन सा सफिक्स है? नाउन सफिक्स है। तो लॉजिस्ट है फिलहाल यहाँ पे, तो हम लॉजिस्ट का डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट पढ़ते हैं लॉजी को। लॉजी बना है लॉगस से, ऊपर लिखा है। और ये जो लॉगस है ये ग्रीक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है साइंस या वर्ड एटिमोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम गायनेकोलॉजिस्ट जो है, ये तो खैर पर्सन हो गए, अब इन्हीं से बनता है गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजिकल। AL लग रहा है तो एडजेक्टिव बन रहा है, और गायनेकोलॉजी बन रहा है तो यानी इसकी प्रैक्टिस को हम कह सकते हैं गायनेकोलॉजी।
ठीक है, जिसमें हम स्त्री रोग के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, लॉजिस्ट होगा तो स्त्री रोग विशेषज्ञ हो जाएगा, गायनेकोलॉजी होगा तो उसकी प्रैक्टिस को हम कह सकते हैं गायनेकोलॉजी। क्लियर? आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्स्टेटिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन जी, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप। ये बना है ना ऑब्स्टेट्रिक्स से। ऑब्स्टेट्रिक्स से लैटिन वर्ड है ये, इसका मीनिंग होता है मिडवाइफ। अच्छा, मिडवाइफ क्या होती हैं आप जानते होंगे। जब मदर होती है, जब उनकी डिलीवरी होती है ना बेबी के साथ में, तो उस समय ये लेबर रूम में प्रेजेंट होती हैं और मदर की और बेबी की हेल्प करती हैं। ठीक है, डिलीवरी के दौरान। ओके, अब इसके बाद जो ऑब्स्टेट्रिशियन में ये शियन है ICIAN, ये इसका मीनिंग होता है एक्सपर्ट। ये देख लीजिए, ना दिख रहा हो तो एक्सपर्ट। ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब होता है कि वो ऐसा पर्सन जो ऑब्स्टेट्रिक्स में एक्सपर्ट हो, मतलब कि ये जो इसकी जो प्रैक्टिस है वो ऑब्स्टेट्रिक होगी और ऑब्स्टेट्रिशियन है तो ये पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, वैसे भी अगर कहीं कहीं पे मैं तो क्लियर कर रही हूँ, कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें छूट रही हैं, तो हालांकि छूट नहीं रही है, मैं जितना कोशिश कर रही हूँ कि छूटने ना पाए। कहीं कहीं पे जैसे नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, सारे के सारे वर्ड्स को मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इससे पूरा सेशन हमारा फिल हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, ये आपको अपने हिसाब से कर लेना है। ठीक है, मैंने बता भी दिया है आपको कि सफिक्स कौन कौन से हैं ये। ठीक, चलिए तो अब आगे चलते अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो है पीडियाट्रिशियन। क्या है? पीडियाट्रिशियन। देखो, जो पीडियाट्रिशियन वर्ड है ना, इसमें भी स्पेलिंग का वो है क्या कि स्पेलिंग की कंफ्यूजन हो सकती है, बाकी हो सकती है, होनी नहीं चाहिए। इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पीडिया भी जो स्पेलिंग है ना, वो भी किसी किसी बुक में दिखता है PEDIA, तो वो इनकरेक्ट है। मतलब करेक्ट होगी अमेरिकन वर्जन में, ठीक है, हमारे वर्जन में नहीं, क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। तो इसकी स्पेलिंग जो बनती है वो है PAEDIATRICIAN, ये है पीडियाट्रिशियन। ठीक है, अब चलिए इस वर्ड को अगर हम तोड़ें यानी एनालिसिस करें, तो जो पैडोज वर्ड है ये रूट वर्ड है और इसी से बना है पीडियाट्रिशियन। और ये रूट वर्ड कहाँ का है? ये है ग्रीक का। ठीक, और इसका मीनिंग होता है चाइल्ड। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो गिवन वर्ड है वो रिलेटेड है चाइल्ड से। ठीक है, बिल्कुल। अब उसके बाद आता है इयाट्रिया, इसका मीनिंग होता है मेडिकल हीलिंग। ठीक है, यानी बच्चों की जो समस्याएं होती है ना, वो उनमें एक्सपर्ट जो पर्सन होते हैं उनको कहते हैं पीडियाट्रिशियन। ठीक है, बिल्कुल। और ये शियन मैंने बार बार नहीं लिखा है क्योंकि इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। ये देखो, क्लियर? चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेडागॉजी। क्या है? पेडागॉजी। अब देखो जी, तो पेडागॉजी जो होता है ना, पेडागॉजी देखो, एक तो होता है पीडियाट्रिशियन, एक मिनट, एक सेकेंड जी, पीडियाट्रिशियन है तो ये पैडो से बना है, और जो ये पैडो है ना, पैडो, ये भी पैडो से ही बना है। ठीक है, हालांकि इसमें AE नहीं है, जैसा हम पीडिया में देख रहे हैं, ये इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ पीडो है, लेकिन फिर भी इसका जो मीनिंग है ना, हम पैडोज से ही लगाएंगे। और पैडोज मीन चाइल्ड होता है, और गॉजी जो होता है वो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो एगोज वर्ड होता है, कौन सा रूट वर्ड जो है हमारा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एगोगोस, इसका मीनिंग हमने पढ़ा था क्या? लीडिंग या लीडर। ठीक है, यानी बच्चों को लीड करने वाला, लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन, द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन। वैसे ये नाउन फॉर्म है ना, ये नाउन फॉर्म है, तो द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन। अब बच्चों को लीड कैसे किया जाएगा? लीड का मतलब ये कि बच्चों को सिखाया जाए। ठीक है, द लर्निंग ऑफ ए चाइल्ड, यानी बच्चों को जो सिखाया जाने का कार्यकलाप होता है, पेडागॉजी उसी को कहते हैं। ठीक है, इसको हम शिक्षण कह सकते हैं के हिसाब से। आपको याद होगा हम जब टेट वगैरह में पढ़ रहे थे ना साइकोलॉजी, तो वहाँ पे भी हमको ये पेडागॉजी सिखाई गई होगी। ओके जी, अच्छा, हमको एक चीज़ और याद रखनी है कि हमें इसको पेडागॉजी ही पढ़ना है। बहुत लोग इसको पेडागॉगी पढ़ते हैं, तो वो इनकरेक्ट है। प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से पेडागॉजी करेक्ट होता है। क्लियर? चलिए, एगोज देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एगोज का मीनिंग होता है क्या? लीडिंग। ठीक है, लीडिंग को चाहे लीडर को। ठीक है, गुड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको कोरिलेट करवा दूँ, हालांकि इसका पैडोज से कनेक्शन नहीं है। किसका? ये जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल हो गया हमारा, और कौन सा वर्ड है, एक पेडल होता है, एक पेडेस्ट्रियन होता है। यहाँ पे ना ये वर्ड भले PEDE लिखा है, लेकिन इसका सेंस ना हम इससे नहीं लगाएंगे, अगर इससे लगाएंगे तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है, हम लगाएंगे पेडिस से। ये देखिए आपके सामने लिखा है, जो लैटिन का रूट वर्ड है पेडिस। पेडिस का मीनिंग होता है फूट।
ठीक, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसको। और जब भी हम PED देखेंगे ना, PEDE या PEDAL या PEDESTRIAN पेडेस्ट्रियन, तो इसका मतलब होगा ना कि पैदल से रिलेटेड, यानी फुट से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। ठीक है, इसका हम पीडो से कनेक्शन नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डेमोगॉग। अब देखिए ये डेमोगॉग क्या होता है। डेमो का मीनिंग पहले देखिए, डेमो बना है डेमोस से, ये जो लिखा है आपके सामने, और डेमोस का मीनिंग होता है पीपल। ठीक है, डेमोस का मीनिंग होता है पीपल, और ये एगोज, ये आप जान ही रहे हैं, यानी लीड करने वाला, लीडर, लीडिंग। ठीक है, तो लोगों को लीड कैसे किया जा सकता है, जैसे कोई स्पीच वगैरह दिया जा सके। ठीक है, और पर्सन को, जितने भी लोग हैं, पीपल को, उनको इन्फ्लुएंस में लाया जा सके। ठीक है, हालांकि जो डेमोगॉग है ना, वो निगेटिव सेंस में है कि लोगों को इस तरह से राउज किया जा सके, भड़काया जा सके कि वो जो है अपनी प्रबल सीमा पे, चरम सीमा पे आ जाएं। ठीक है, यानी भड़काऊ कोई चीज़। ठीक, वो डेमोगॉग से रिलेटेड हो सकती है। ये अनहैप्पी सेंस में है, अनहैप्पी मतलब ये निगेटिव सेंस में है। ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। डेमो का मीन होता है पीपल, आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसका ना आप नाउन फॉर्म भी बना सकते हैं। हालांकि ये डेमोगॉग बना सकते हैं, नहीं डेमोगॉग तो बना है जी। इसका नाउन फॉर्म आप बना सकते हैं डेमोगॉगरी। अच्छा, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ आपको, नहीं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकता है, हो जाए। देखो, DEMAGOGUERY, ये नाउन फॉर्म है। ठीक है, डेमोगॉगरी का नाउन फॉर्म है, और ये डेमोगॉग है। ठीक है, ये नाउन फॉर्म है, और उसके बाद अगर इसका एडजेक्टिव बनेगा ना, तो वो बन सकता है डेमोगॉगिक। ठीक है, डेमोगॉजिक, इस तरीके से पढ़ लीजिए आप। तो स्पेलिंग आप नहीं भूलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ही लिया जाए आपसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट पर। अब देखिए, ये जो डर्मा वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड आपके सामने लिखा है, ये ग्रीक वर्ड है जो डर्मा, उससे बना है, जिसका मीनिंग होता है स्किन। ठीक है, और लॉजिस्ट को तो हम बहुत देर से देख रहे हैं। लॉजिस्ट जो लोगस है उससे बना है साइंस, जिसका मीनिंग होता है IST का मतलब होता है पर्सन। तो मुझे लगता है अब आप ये सारी चीज़ें सीख गए होंगे। ठीक है, तो जो डर्मा वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है स्किन। तो अब ये समझ लो कि ये स्किन से संबंधित पर्सन हो सकता होगा। ठीक है, ये स्किन मतलब ये हिंदी में आ जाते हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ कह सकते हैं। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट है तो। अच्छा, इसकी स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। डर्मा यानी DERMATOLOGIST। अब इसका नाउन और एडजेक्टिव आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नाउन बनाएंगे तो वैसे ही बन जाएगा डर्मेटोलॉजी, और एडजेक्टिव बनाना होगा तो डर्मेटोलॉजिकल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए, जो नाउन है या इससे रिलेटेड और कोई वर्ड बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है, तो उसको आप खुद क्रिएट कर लीजिएगा, है ना। आप खुद को रिलेट करके पढ़िएगा, नहीं तो अगर सारे वर्ड्स को मैं ही लिखूंगी ना, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और फिर हमारा ग्रामर और लिटरेचर छूटने लग जाएगा। ठीक है, वो हमें नहीं करना है, सारी चीज़ों को हमें इक्वल बैलेंस में लेकर चलना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए एक वर्ड है आपके सामने हाइपोडर्मिक लिखा। क्या है? हाइपोडर्मिक। देखो, जो हाइपो है ना, पहले इसका मीनिंग देख लो। हाइपो का मीनिंग होता है अंडर। क्या होता है? अंडर। और हाइपो जो है ना, ये हमारा एक ग्रीक रूट वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है अंडर। आप देख रहे हैं, ठीक है। अब अंडर किसके? डर्मिक, यानी स्किन के अंदर। अब स्किन के अंदर कैसे? जैसे पेनिट्रेट करके जो वैक्सीनेट कर दिया जाए, यानी कि जब हम इंजेक्शन लगाते तो स्किन के अंदर जाता है ना इंजेक्शन, दवा जो होती है स्किन के अंदर जाती है, तो उस तरीके का। हालांकि यहाँ पे आपको प्रोसेस से नहीं मतलब है, आप समझो वर्ड का मीनिंग, ठीक। हाइपो जो है वो होता है अंडर, और डर्मिक मतलब स्किन के अंदर, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके सामने, इपिडर्मिक। क्या आ गया? इपिडर्मिक। अब देखो इपिडर्मिक का मीनिंग होता है ना, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, यानी स्किन का सबसे ऊपरी सतह वाला भाग, ठीक, उसको कहते हैं इपिडर्मिक। तो अगर कहीं इपिडर्मिक लिखा रहे तो आप उसको अंदाजा लगा लेना कि इपी का मतलब होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, ठीक, बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने टैक्सीडर्मिस्ट। कौन सा है? टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट देखो, टैक्सीडर्मिस्ट वो होते हैं ना जो बिजनेस करते हैं टैक्सीडर्मी का। अब ये टैक्सीडर्मी क्या होता है? टैक्सीडर्मी वो बिजनेस होता है ना जिसमें हम किसी एनिमल की खाल को, यानी स्किन को, खाल को सेपरेट कर लें उसके अंदर के मटेरियल से, यानी किसी जानवर के का जो खाल है वो निकाल लें, और उसके अंदर, वो खाल के अंदर, वो स्किन के अंदर हम कुछ चीज़ें फिल कर दें, जैसे स्टफ्स भर दें, ठीक है, और उनको भर करके हम एक लाइवली एनिमल बना सकें और फिर उसको शोपीस बना सकें, ठीक। हालांकि चीज़ें अच्छी नहीं हैं जो भी हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं टैक्सीडर्मी, और जो करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। क्लियर? चलिए
लेट मी चेंज द PDF फर्स्ट। जी देखिए, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैकीडर्म। क्या है? पैकीडर्म। हम इसको पैची नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पैकीडर्म। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना कि थिक स्किन एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी त्वचा मोटी होती है। ठीक है, अब ऐसे कौन से जानवर हो सकते हैं भाई? बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे रिनोसोर्स होता है ना आपका, रिनोसेरोस कहिए या सोर्स कहिए, जो भी, गैंडा जिसका मीनिंग होता है, उसकी स्किन देखिए कितनी हार्ड होती है। हिप्पोपोटामस देखिए, एलिफेंट देखिए, इनकी स्किन कैसी होती है? हार्ड ही तो होती है। तो ऐसे जानवरों की स्किन के लिए हम यूज़ करते हैं कि पैकीडर्म है। ठीक है, पैकीडर्म। पैची मत पढ़ना, नहीं तो रॉन्ग होगा। ठीक, नेक्स्ट अब आता है हमारा डर्माटाइटिस। क्या है? डर्माटाइटिस। अच्छा, डर्माटाइटिस क्या है? डर्माटाइटिस का मीनिंग होता है ना इरिशन या इन्फेक्शन। किसमें? स्किन में। डर्मा लिखा है, डर्मा तो स्किन से रिलेटेड है। अब आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो डर्माटाइटिस का मतलब होता है इरिशन, इन्फेक्शन, किसी भी तरीके का स्किन में जो होता है वो होता है इरिशन, इन्फेक्शन अगर होता है तो उसको हम कह सकते हैं डर्माटाइटिस है। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं हम अपने वर्ड पे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। देखो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं। इसका जो वर्ड है, कौन सा रूट वर्ड, वो है ऑप्थेल्मोस, जो ग्रीक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आई। ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट बना है ऑक्यूलस से, और जो कि हमारा लैटिन रूट वर्ड है। ठीक, इसका मीनिंग भी होता है आई। ठीक है, इसका मीनिंग भी होता है आई। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा ओके, ठीक है। तो ऑक्यूलस मीन होता है आई। अब देखो, ये वर्ड लिखा है ना ऑक्यूलर, ये वर्ड है ना एडजेक्टिव है। किसका? यही इसका, ऑक्यूलस का। ठीक है, ऑक्यूलॉजिस्ट का ये अच्छा, लॉजिस्ट नहीं है, लिस्ट है, माफ कीजिएगा, ऑक्यूलिस्ट है। तो ऑक्यूलिस्ट का ये ना एडजेक्टिव फॉर्म है, ऑक्यूलर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, अब नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा मोनोकल। इसको तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मोनो मीन होता है सिंगल, तो यानी वन। अब वन क्या? अब कल लिखा है तो इसका मतलब ये मोनोस का मीनिंग हो गया ना वन। वन क्या? यानी लेंस फॉर वन आई, यानी एक आंख से संबंधित कोई चीज़ अगर है तो वो है मोनोकल कही जाएगी। ठीक है, एक आंख से संबंधित अगर कोई चीज़ का अध्ययन हम कर रहे हैं, अध्ययन या मतलब कोई चीज़ काम कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे मोनोकल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट आता है हमारा ब्यूनोकुलर्स। ब्यूनोकुलर्स को मैंने लिखा नहीं है इसलिए क्योंकि ब्यूनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन। आप ग्रामर में एक चीज़ इसमें समझ सकते हैं कि ब्यूनोकुलर्स जो होता है ना, इसमें एस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और ग्रामर में क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं ना, बिनोक्यूलर करके, तो हमें ब्यूनोकुलर्स करना होता है। ठीक है, इसका मीनिंग दूरबीन होता है। तो ये हम समझ गए थे, इसलिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा। अच्छा, एक वर्ड ना इनोकुलेट आप याद कर लीजिए। इनोकुलेट हो सकता है आपको लगे ये ऑक्यूलेट या ऑक्यूलिस्ट से, ऑक्यूलर से संबंधित, ऑक्यूलस से संबंधित, हालांकि संबंधित नहीं है। मैंने लिखा ही इसलिए है जिससे मैं आपको बता सकूं कि कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक, हालांकि नहीं होगा, अच्छी बात है। इनोकुलेट जो होता है ना, ये ऑक्यूलिस्ट से संबंधित नहीं होता, ऑक्यूलिस्ट से संबंधित नहीं होता। कौन? इनोकुलेट। ठीक है, और इसकी स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है। इनोकुलेट जब हम बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि डबल एन होगा। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो लगता है कि डबल एन होगा, हालांकि होता नहीं है। ठीक, ये हमारा भ्रम है क्योंकि जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना तो वो इनोकुलेट आता है, तो हमें ऐसा लगता है। ठीक, और इसका मीनिंग होता है टू वैक्सीनेट, यानी टीका लगाना, इंजेक्शन जो लगाया जाता है, टीका, वो। ठीक है, चलिए, उसके बाद आता है हमारा एक वर्ड ऑप्टोमेट्रिक्स। मेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिक्स तो जो है नाउन फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं ना, वो डॉक्टर नहीं होते, पहले ये जानो आप। वो सर्जन नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते। ये क्या करते हैं? सिर्फ मेट्रिक्स। मेट्रिस्ट का मतलब होता है ना, ये लिया गया है मेट्रॉन से। ये जो वर्ड है ये मेट्रॉन से लिया गया है। और मेट्रॉन का वर्ड जो मीनिंग होता है, मैंने आपको बताया था, ये मीजरमेंट करते हैं। ठीक है, मेट्रॉन का मीनिंग होता है मीजरमेंट। तो ये ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं ना, क्या करते हैं? सिर्फ मीजरमेंट करते हैं। किसका? आंखों का, यानी आंखों की विजन का सिर्फ मीजरमेंट करते हैं। ये डॉक्टर नहीं होते, ये आपको दवा नहीं दे सकते, सिर्फ ये चेक करते हैं कि आपकी आंखों की क्षमता कितनी है देखने सकने की। ठीक है, आंखों की दृष्टि की क्षमता क्या है वही बताते हैं ये। कौन? ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है, चलिए, अब देखिए, उसके बाद आता है ऑप्टिशियंस। ऑप्टिशियंस ये कौन होते हैं? अब ये वो होते हैं जो ऑप्टिकल प्रोवाइड कराते हैं। ऑप्टिकल यानी जो ग्लासेस, सनग्लास, मतलब सनग्लास तो खैर दूसरा चीज़ हो गया, लेकिन जो ऑप्टिकल दिलाते हैं, ठीक है, वही होते हैं ऑप्टिशियंस, यानी जो चश्मे प्रोवाइड कराते हैं। अब इनका काम क्या ना, ये भी डॉक्टर नहीं होते। इनको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि इस नंबर का चश्मा देना है, तो ये उसी नंबर का बना करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये डॉक्टर नहीं होते, लेकिन आज चूंकि आंखों से संबंधित है तो मेरा काम था आपको बताना। मैंने आपको सारे वर्ड्स पढ़ा दिए। तो चलिए, हमारा
इसका किसका वोकैब का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सेशन हमारा आज का रहेगा लिटरेचर, ठीक है। तो लिटरेचर में हमने जॉन मिल्टन को फिनिश किया है। आज हम अपनी लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स को आगे बढ़ाते हैं जो हमने बीच में रोक दिया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ पढ़ा करके भूल जाती हूँ, मैं भूलती नहीं हूँ, मुझे याद सब कुछ रहता है, ठीक है। तो अब हम एक राइटर हमने फिनिश किया था शेक्सपियर को, तब हमने फिर से लिटरेरी फॉर्म्स को शुरू किया था, फिर से नहीं मतलब शुरू ही किया था। फिर हमने दूसरे राइटर को उठाया जॉन मिल्टन, उनको हमने फिनिश किया। अब हमने फिर लिटरेरी फॉर्म्स को पढ़ना शुरू किया है और इनके बाद हो सकता है फिर हम वर्ड्सवर्थ या जो राइटर बच रहे हैं उनको उठाएं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे ना, जिससे हमें बोरिंग नहीं लगेगा कोई चीज़, ठीक है। चलो तो आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग इंटीरियर मोनोलॉग को, इंटीरियर मोनोलॉग को, ठीक है। मोनोलॉग का मतलब हम समझते हैं ना, एक वो क्या होता है, एक आलाप, यानी सिंगल कोई व्यक्ति बोलता जाए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बोलेगा नहीं, यहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ है, क्या है, इंटीरियर भी है यहाँ पे, ठीक है, आंतरिक। अब आंतरिक क्या, देखो इंटीरियर जी, इंटीरियर मोनोलॉग इज एन अटेम्प्ट, एक प्रकार की कोशिश है इंटीरियर मोनोलॉग टू कन्वे इन वर्ड्स, वर्ड्स में लाया जा सके किसको, द इनकोहेरेंट सीक्वेंस ऑफ थॉट्स, थॉट्स को, यानी जो बोलने वाला है यानी जो करेक्टर है उसके, किसके, अब क्या, विच पासेस थ्रू ए पर्सन्स माइंड, किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में चल रहे विचारों को शब्दों के माध्यम से प्रकट किया जाए। प्रकट क्या, ये बोलेगा नहीं, इसमें करेक्टर बोलता नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये सोचता है, उसके माइंड में जो विचार चलते हैं ना ये उसको सोचता है, और वही होता है इंटीरियर मोनोलॉग, किसी से कहता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब ये कह देगा ना तब ये सोलोलॉकी में बदल जाएगा, ठीक है। जब करेक्टर इसको बोल देगा तो वो सोलोलॉकी बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे ये बोलेगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ सोचने का काम कर रहा है, किसको, करेक्टर के जो करेक्टर होता है उसके माइंड में जो विचार आते हैं वही, उन्हीं को दिखाना स्टेज पे, यही होता है इंटीरियर मोनोलॉग, ठीक है। इसमें ये बोलने का काम नहीं कर रहा, अगर बोलेगा तो वो सोलोलॉकी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा इंटरल्यूड। इंटरल्यूड क्या होता है वो देखिए आप। इंटरल्यूड इज ए शॉर्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन फार्सिकल, एक छोटी सी परफॉर्मेंस हो सकती है ये, ऑफ एन फार्सिकल, प्राय फार्सिकल, फार्स आप जानते हैं ये एक कॉमिक रिलेटेड है, ठीक है, यानी ये कॉमिकल एक कोई नाटक हो सकता है छोटा सा, ठीक है, यूजुअली सैंडविच्ड बिटवीन द एक्ट्स ऑफ ए लॉन्ग प्ले, और जिसको परफॉर्म किया जा सकता होगा ना किसी लॉन्ग प्ले के कई एक्ट्स के बीच में, क्या समझे, जैसे कोई प्ले होता है ना लॉन्ग, तो लॉन्ग प्ले को क्या करते हैं हम, एक्ट्स में डिवाइड करते हैं, सीन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक्ट के बीच में दिखाए जाने वाला एक फार्सिकल परफॉर्मेंस को हम इंटरल्यूड कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये जो इसका मीनिंग होता है ना वो होता है बिटवीन द प्ले, क्या होता है, बिटवीन द प्ले, अगर हम एक वर्ड में कहना चाहें तो, ठीक है। तो इंटरल्यूड का यही मीनिंग होता है, बिटवीन द प्ले, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं हम इन्वर्जन को। देखो जब हमने इन्वर्जन पढ़ा था ना, इन्वर्जन, एक सेकेंड, एक मिनट, ये थोड़ा जी, तो जब हमने इन्वर्जन पढ़ा था ना तो इन्वर्जन का क्या मीनिंग देखा था हमने, इसको ग्रामर में आपको कई बार बताया है, जिसमें जब मैं आपको ग्रामर बता रही थी तो वहाँ पे इन्वर्जन का जब टर्न आया था, जब चैप्टर चल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के पहले जो है हम वर्ब का यूज़ कर लेते हैं, सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं, वही होता है ये इन्वर्जन, ठीक है। चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस कर लेते हैं आराम से। जनरली इन पोएट्री इन्वर्जन इज यूज्ड टू मेंटेन ए पार्टिकुलर मीटर और राइम स्कीम, बिल्कुल। इन्वर्जन तो होता है ना स्थानांतरित, यानी कि जो जिसका सीक्वेंस आना चाहिए ना वो सीक्वेंस ना आए, सीक्वेंस में जो चीज़ बाद में आती है पहले उसको रखें, और जो बाद में आती है उसको पहले रखें, और पहले जो आती है उसको बाद में कर दिया जाए, ठीक है, यानी प्लेस का चेंज थोड़ा कर दिया जाए, वही होता है इन्वर्जन, ठीक है। तो पोएट्री में जो इन्वर्जन को हम यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, हम मीटर या राइम को, राइमिंग स्कीम को या मीटर को अदला बदली अगर हम कर देते हैं ना तो वही होता है इन्वर्जन, हालांकि अदला बदली इन सेंस की पोजीशन में, ठीक है। द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर, जी याद करने के लिए आप तो ऐसे याद करो, द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज नोन एज इन्वर्जन, ठीक है, रिवर्सल ऑर्डर
जो होता है नॉर्मल ऑर्डर का, यानी जैसे जनरली कोई चीज़ पेश की जाती है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उसको कैसे कर दिया जाए, ये पोर्शन यहाँ कर दिया जाए, ये पोर्शन यहाँ कर दिया जाए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज नोन एज इन्वर्जन। वही चीज़ है जो मैं बता रही हूँ आपको, शॉर्ट वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे इन्वर्जन, ठीक है, ढूंढ लीजिएगा अगर पढ़ना हो तो। इन प्रोज इट इज यूज्ड टू एम्फेसिस ए पार्टिकुलर वर्ड, ठीक है। अब देखो प्रोज में इसका यूज किया जाता है ना किसी पार्टिकुलर वर्ड को एम्फेसाइज करने के लिए, स्ट्रेस डालने के लिए, दबाव देने के लिए, यानी उसको हाईलाइट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, इन्वर्जन का, ठीक है। तो अब ये चीज़ तो हम समझ गए कि इन्वर्जन को हम ग्रामर में भी यूज़ कर सकते हैं और लिटरेचर में भी यूज़ कर सकते हैं, और लिटरेचर में हम पोएट्री में भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोज में भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो इन्वर्जन इज इन्वर्टिंग ऑफ द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर इज सेंटेंस और फ्रेज। अब देखो, अब इन्वर्जन में क्या हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है ना, वर्ड यानी वर्ड ऑर्डर भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है। इट इज आल्सो नोन एज एनास्ट्रॉफी, इसको हम एनास्ट्रॉफी भी कह सकते हैं। अब एनास्ट्रॉफी क्या होती है, हमें पढ़ा था जी, हमने एनास्ट्रॉफी को पढ़ा था और उसमें भी हमने ये देखा था कि एनास्ट्रॉफी का मीनिंग होता है द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर्स ऑफ वर्ड्स इज एनास्ट्रॉफी। अच्छा, जो मैं ये वर्ड ऑर्डर भी कह रही हूँ ना, वो भी करेक्ट है, ठीक है, चाहे आप वर्ड ऑर्डर कहो चाहे ऑर्डर ऑफ वर्ड्स कहो, ठीक है। पजेसिव केस में हमने पढ़ा होगा नाउन में ना, तो उसका कोई इशू नहीं है, डजंट मैटर, मीनिंग एक ही है। तो किसी फ्रेज को या वर्ड ऑर्डर को अगर हम एक प्लेस से आगे या पीछे कर दें, यानी उसका सीक्वेंस हम आगे पीछे कर दें, रिवर्सल ऑर्डर कर दें नॉर्मल ऑर्डर का, तो वही होता है इन्वर्जन, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल दे देकर बताती हूँ मैं आपको, देखो जैसे एक एनास्ट्रॉफी का एग्जाम्पल लेते हैं हम, पहले पेन ले लूँ जी। पावरफुल you have become the dark side I sense in you। देखिए, अब ये जो आपके सामने लाइंस लिखी है ना, ये एग्जाम्पल है किसका, एनास्ट्रॉफी का, किसका, एनास्ट्रॉफी का। इसमें क्या है ना, देखो कह रहा है पावरफुल यू हैव बिकम, चलिए खो गया, डजंट मैटर, पावरफुल यू हैव बिकम ये कह रहा है, ठीक है। तो पावरफुल जो वर्ड है ना, जो एडजेक्टिव है, इसको आना चाहिए यू हैव बिकम पावरफुल, लेकिन कैसे है, पहले ही एडजेक्टिव लिखा है, उसके बाद में सेंस के लिए जो है सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है कि यू हैव बिकम, ठीक है। और दूसरी क्लास जो थी उसमें था द डार्क साइड आई सेंस इन यू, तो इसको होना किसे चाहिए था, आई सेंस इन यू द डार्क साइड, लेकिन क्या है, इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है, तो क्या बन गया, द डार्क साइड आई सेंस इन यू, ठीक है। तो यही होता है किसमें, एनास्ट्रॉफी में, और इसी को हम इन्वर्जन कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसका सिनोनिम आ जाता है ना, तो आप वो करेक्ट मार दीजिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में चाहे अपस्ट्रॉफी आ जाए, अपस्ट्रॉफी नहीं, माफ कीजिएगा, एनास्ट्रॉफी आ जाए या इन्वर्जन आ जाए, तो दोनों सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इट इज जनरली यूज इन पोएट्री एज इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मिंग द मीटर एंड अचीविंग एम्फेसिस। तो अभी जो हमने पढ़ा वो तो हम एनास्ट्रॉफी के सेंस में पढ़ रहे थे, यानी वहां पे हम वर्ड ऑर्डर को रिप्लेस कर रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, पोएट्री में हम मीटर या राइमिंग को अगर वर्ड ऑर्डर में चेंज कर देना, तो वही होता है इन्वर्जन, ठीक है, और वो भी पोएट्री में। तो पोएट्री का इन्वर्जन, प्रोज का इन्वर्जन, ये दोनों चीज़ हमें ध्यान में रख के चलनी है, और ये भी देख लेना है कि ग्रामर लिटरेचर दोनों में इसका यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारा किचन सिंक रियलिज्म। क्या है, किचन सिंक रियलिज्म। देखिए, किचन सिंक रियलिज्म इज आल्सो नोन एज किचन सिंक ड्रामा। आप देखिए, चाहे आप किचन सिंक रियलिज्म कहो चाहे आप किचन सिंक ड्रामा कहो, ठीक है। इट इज़ ए कल्चरल मूवमेंट, ये कल्चरल मूवमेंट था विच डेवलप्ड इन द लेट 1950s, जिसको हमने 1950 के दशक में देखा, यानी इसका डेवलप किया गया था, ठीक है, एंड अर्ली 1960s, यानी कि 1960 के दशक में के शुरुआती में और 1950 के अंतिम चरण में ये ड्रामास को हम देखे थे, यानी देख सकते हैं, यार बनाया गया था। इट्स प्रोटागोनिस्ट आर जनरली कॉल्ड एंग्री यंग मैन। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, इट्स प्रोटागोनिस्ट आर जनरली कॉल्ड एंग्री यंग मैन।
ठीक है, तो हम ये चीज़ को ध्यान रख के चलेंगे कि एंग्री यंग मैन किससे रिलेटेड हो सकते हैं, तो हो सकता है ऑप्शन में ऐसा करके दिया रहे किचन सिंक रियलिज्म से, तो हमें वहाँ टिक करना है। ठीक है, चलो। दीज एंग्री यंग मैन आर डिसइल्यूशन्ड विद द मॉडर्न सोसाइटी। अब देखो ये जो एंग्री यंग मैन होंगे ना, ये हमारे मॉडर्न सोसाइटी से संबंधित होंगे। ठीक है, इट बिकम्स ए स्टाइल ऑफ द प्ले, और ये ना बाद में एक प्ले की स्टाइल में इसको प्रस्तुत किया गया था। इट डिस्क्राइब्स रियलिस्टिकली द लाइव्स ऑफ इट्स वर्किंग क्लास कैरेक्टर। अब देखो इसको, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके चलिए आप, कि इसको डिस्क्राइब किया गया था रियलिस्टिकली, और किसके, वर्किंग क्लास कैरेक्टर्स की लाइफ पे डिस्कस ये प्लेज हुआ करते थे। कौन, किचन सिंक रियलिज्म या ड्रामा। ठीक है, वर्किंग क्लास कैरेक्टर से रिलेटेड है ये। ठीक है, और रियलिस्टिक को ये शो कर रहे थे, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। चलिए, इट डिस्क्राइब, हाँ हो गया। इट्स एग्जाम्पल इज ऑसबॉर्न्स लुक बैक इन एंगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जी। इट्स एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट मारो इसको, करो। इट्स एग्जाम्पल इज ऑसबॉर्न्स लुक बैक इन एंगर। लुक बैक इन एंगर अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, तो किचन सिंक रियलिज्म, या पूछा जा सकता है वर्किंग क्लास कैरेक्टर्स की लाइव्स को शो करने वाले टर्म का क्या नाम है, तो हम ऐसे टिक कर सकते हैं कि किचन सिंक रियलिज्म या किचन सिंक ड्रामा। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं लेक पोएट्स को। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे आर द लेक पोएट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेक पोएट्स के नाम से कौन जानते थे, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे। देखिए याद तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करके कुछ कीवर्ड बना लो, WCS या किसी को भी आगे पीछे कर लो, तो याद रहेगा कि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज तो बेस्ट फ्रेंड थे ही उनके, और साउदे भी उस टाइम पे थे। ठीक है, पोएट लॉरेट भी थे, ये भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। दे लिव्ड एट वन टाइम और अनदर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट कम्बरलैंड एंड वेस्टमोरलैंड। अब देखिए ये जो तीनों पोएट है ना, ये कम्बरलैंड डिस्ट्रिक्ट में या वेस्टमोरलैंड में ना एक साथ रहते थे। लेक डिस्ट्रिक्ट यानी जो डिस्ट्रिक्ट था वो था लेक डिस्ट्रिक्ट, ये तो जगह का नाम है, नेम ऑफ प्लेस है। यहाँ पे तीनों लोग साथ में रहते थे। ठीक है, तो उनको लेक पोएट के नाम से जाना जाता है। द फर्स्ट क्रिटिक टू यूज द टर्म इन प्रिंट वाज जेफरी। अब देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट कर लो। द फर्स्ट क्रिटिक, जो सबसे पहले क्रिटिक थे जिन्होंने इस टर्म को बनाया या यूज किया था, वो थे जेफरी। कौन थे, जेफरी, चौसर नहीं थे, जेफरी हैं ये। इन ए रिव्यू ऑफ कॉलरिजस बायोग्राफिया लिटरेरिया इन अगस्त 1817 एडिनबर्ग रिव्यू में। सबसे पहले इन्होंने कहाँ यूज़ किया था, कॉलरिज की बायोग्राफिया लिटरेरिया में अगस्त 1817 एडिनबर्ग रिव्यू में यूज़ किया था। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। चलो, तो लेक पोएट हमने फिनिश किया है। अब लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स, यानी जो शब्द कहे जाते हैं ना, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। चलिए एक काम करिए, यहाँ से रोक देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और इसको मैं डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, वो मैं कल कर लेती हूँ, कल से शुरू करेंगे फिर से। आज रोकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी और अभी ग्रामर पोर्शन को डिस्कस करना है। ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं अपने ग्रामर पोर्शन पे। हम डिस्कस कर रहे थे प्रीपोजिशंस को, जिनमें हमने अबाउट को, अबव को, आफ्टर को, अगेंस्ट को डिस्कस किया था। ठीक है, वेरियस यूजेस में प्रीपोजिशन के, क्योंकि ये कि प्रीपोजिशन को ना हम कई सेंस में यूज़ कर सकते हैं, और वही हम डिस्कस कर रहे थे। आज टर्न है ना एट का, तो एट से शुरू करते हैं। हालांकि टाइम हमारा ऑलरेडी चला गया है पहले ही, ट्राई करते हैं थोड़ा फिनिश करने के लिए। चलो, एट का यूज़ हम करते हैं ना, पहली बात तो जाने कि प्रिसाइज चीज़ को बताने के लिए, एग्जैक्ट चीज़ को बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनके अलावा भी करते हैं। चलो देखते हैं। निर्दिष्ट स्थान, ही वॉज एट हिज ऑफिस, यानी किसी स्थान को बताने के लिए, वहाँ पे काम करता है तो हम कह सकते हैं ही वॉज एट हिज ऑफिस। एट वर्क भी बोलते हैं, एट प्ले भी बोलते हैं, हालांकि अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो निर्दिष्ट स्थान बताने के लिए हम एट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो निर्दिष्ट टाइम, यानी वही जो मैंने बताया आपको, एग्जैक्ट टाइम जो होता है, प्रिसाइज टाइम। वी वेंट देयर एट 2 o'clock, यानी एकदम 2 o'clock पे। ठीक है, हाँ, तो एट का भी वही सेंस है, यहाँ पे एग्जैक्टनेस ही दिखा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है ही वेंट देयर एट 2 o'clock, 2 बजे वो वहाँ पे गया था, यानी एग्जैक्ट 2 ही बजे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, एकदम एग्जैक्ट प्रिसाइज टाइम पे। ठीक है, चलिए एट का यूज़ हम करते हैं ना, जैसे हमें किसी की एज बतानी हो तो हम कह सकते हैं कि ही लेफ्ट स्कूल एट 15।
अब एट 15 का मतलब है ना यहाँ पे कि एट द एज ऑफ, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आपको बताने के लिए लिखा गया है कि एट द एज ऑफ, तो अगर द एज ऑफ ना भी लिखा हो ना, तो एट 15 अगर लिखा है, एट 6 भी लिखा है, तो इसका मीनिंग हम निकाल लेंगे कि इसका मतलब कह रहा है कि इतनी उम्र में, ठीक है। एज बताने के लिए भी हम एट का यूज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, क्रम, ऑर्डर बताने के लिए, जैसे एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट द सेकेंड अटेम्प्ट एटसेट्रा, ठीक है। ये तो फ्रेज भी होता है, एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट द सेकेंड, ठीक है। एडजेक्टिव में हम पढ़ेंगे थे इसको। चलिए, अब एट का यूज हम कर सकते हैं ना किसी कार्य में रत बताने के लिए, यानी जैसे अभी मैंने कहा कि ही इज एट वर्क, वो काम पर है, ठीक है। काम पर है मतलब ये काम करने में व्यस्त है, या मतलब वहाँ है, काम पर है, इस तरीके से। यू आर एट प्ले, एट प्ले अगर कहा जाए ना तो सेंटेंस करेक्ट है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें होती नहीं है, यानी देखिए हम लोग तो हैं इंडियंस, तो क्या हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, इंग्लिश को हम एक सब्जेक्ट की तरह जानते हैं, तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो सकता है कभी कभी ना हो। हालांकि हिंदी की भी नहीं रहती है ना, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन किसी विशेष भाषा की सभी पार्ट्स को जान लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जैसे ये इंग्लिश है हमारा, तो वो जितनी चीज़ें हम जानते हैं मोस्टली जो यूज़ करते हैं उन्हीं चीज़ों को जानते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते तो हम जान नहीं पाते, तो हमें उनको नकारना नहीं चाहिए कि ऐसा होता नहीं, ठीक है। होता है, बस इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा फेमस भी नहीं होते वो कि एग्जाम में पूछे जाएँ, आयोग देता भी नहीं है, ठीक है, तो डजंट मैटर। चलो, ही इज़ एट वर्क, यू आर एट प्ले, तो इसका मीनिंग ये हो सकता है ना कि वो इस काम में, यानी जो यहाँ पे वर्ड लिखा होगा ना वो डिसाइड करेगा कि ये किस चीज़ में आदमी है आपका बिजी, ठीक है। मात्रा, रेट, जैसे द कार वॉज एट फुल स्पीड, अब देखो मात्रा क्वांटिटी बता रहा है, द कार वॉज एट फुल स्पीड। अच्छा, ये भी एक चीज़ आप गौर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि एक प्रीपोजिशन की जगह दूसरा प्रीपोजिशन भी यूज़ किया जा सकता है। दोनों एक साथ तो मत नहीं होता, मत करिएगा। एक प्रीपोजिशन की जगह दूसरा भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे अभी यहाँ पे द कार वॉज एट है तो करेक्ट है, इन फुल स्पीड होता ना तो भी करेक्ट होता। तो हमें ये पूछने की जरूरत नहीं क्या ये भी यूज़ हो सकता है, कि ये भी यूज़ हो सकता है, बिल्कुल एक के बदले दूसरा यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। आई बोरोव्ड मनी फ्रॉम हिम एट 6% इंटरेस्ट, ठीक है। इन करते तो भी सही होता, एट है तो भी सही है, ठीक है। तो बस ये जानना है कि ये रेट बताने के लिए यानी मात्रा बताने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है की दर से, यानी वैल्यू, कॉस्ट, बाय इट एट ₹15, एट ₹15 का मतलब क्या है यहाँ पे कि इतने दर से, इसको खरीदो 15 रुपये की दर से, ठीक है। डोंट सेल इट एट ए लॉस, ठीक। द प्रॉपर्टी वॉज वैल्यूड एट 2 lakhs, तो ये सब इसी सेंस में यूज़ किए गए हैं। वीडियो को पॉज करके ना आप 1 by 1 पढ़ लेते हैं, हमें फिनिश करना है तो हम थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं अपनी। एट का ही यूज़ हम करते हैं ना जब हमको की और बताना हो, जैसे द बुल रैन फ्यूरियसली एट द वुमेन, ठीक। एट द वुमेन यहाँ पे इसका मतलब है की और, यानी टुवर्ड द वुमेन, औरत की तरफ, ठीक है। इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। कारण बताने के लिए भी हम एट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही हैज़ डन दिस एट माई रिक्वेस्ट। अब देखो यहाँ पे इन माई रिक्वेस्ट या किया जा सकता है, और भी प्रीपोजिशन का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो एट रॉन्ग नहीं है, होता इस तरीके से, तो हमें याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो कुछ एडजेक्टिव्स के बाद दक्षता या कमी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि आता है एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखा है मैंने प्रैक्टिस सेट में। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, यहाँ पे इन नहीं करेंगे, इन होगा तो रॉन्ग होगा, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा एट। शी इज़ पुअर एट लैंग्वेजेस, आई एम गुड एट ट्रांसलेशन। इन्हें नहीं करना है यहाँ पे, ना कि ऑन करना है, ठीक है। अगर कोई विषय दिया जाता है और उसमें थोड़ा कमी है या मतलब दक्षता की कमी है, पोटेंशियल नहीं है, तो उसमें ना हमें यहाँ पे एट का ही यूज़ करना है, इन और ऑन का नहीं, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है कुछ सुपरलेटिव्स के साथ, जैसे एट लीस्ट, एट मोस्ट, एट द वर्स्ट। ये भी है ना, क्या है आपका, ये सब है हमारा फ्रेज, एट इट्स बेस्ट, ठीक, ये भी। चलो, नेक्स्ट आता है हमारा कुछ और प्रयोग, जैसे एट लेजर, एट वार, ये सभी फ्रेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करके ही रखना है, क्योंकि फ्रेज में क्या होता है ना, कोई सेंस नहीं लगता। सेंस मतलब कि कोई ट्रिक नहीं लगती कि यहाँ पे ये एडवर्ब है तो कैसे दा आ रहा है, ये या फिर यहाँ पे दूसरा प्रीपोजिशन सेट होना चाहिए तो कैसे ये आ रहा है, ठीक है। मीनिंग पे नहीं जाना है, फ्रेज में जो चीज़ होती है वो होती है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। चलो, एट लेजर, एट वार, एट पीस, एट अ गैलोप, फिनिश समथिंग एट अ सिटिंग, ठीक है। तो ये सब एक फ्रेज के तरीके यूज़ किए जाते हैं, तो हमें ये याद करना है। और इसमें आर्टिकल भी हमें देखना है कि कहाँ पे
एट के बाद सीधे नाउन आ रहा है या एट के बाद आर्टिकल आ रहा है तब नाउन आ रहा है, ठीक है। फ्रेज ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है हमारे पास में जो शायद कभी फिनिश भी ना हो पाए, लेकिन हम ट्राई यही कर रहे हैं कि कोई पोर्शन हमारा छूटने ना पाए, ठीक है, जिससे एग्जामिनर या आयोग कहीं से भी पूछना हो तो पूछ सके। वीडियो को भी रोक रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबी हो रही है, कल हम फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ सजेशन देना हो, आपका लॉजिक मेरे लॉजिक से अलग हो, वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।